आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रितेश कुमार मिश्रा। स्वागत है आपका आर्या रिविजन में। आज हम भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। आप कक्षा 9 में पहुंच गए होंगे, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। आज हमारा टॉपिक होगा भूगोल। उसमें जो हमारे चैप्टर का नाम होगा वो होगा स्थिति एवं विस्तार। किसकी स्थिति एवं विस्तार? हमारे देश भारत की स्थिति एवं विस्तार। मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में इसका पूरा एक नक्शा बन गया होगा कि भारत को अगर हम विश्व में देखें तो उसकी स्थिति क्या है, मतलब भारत कहां पर आता है। अगर मैं आपको ये विश्व बना देता हूं और इसको मैं उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बांट देता हूं, है ना। भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, तो आप बता सकते हैं कि भारत किस गोलार्ध में आता है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। और फिर एक भाग और बांटा जाता है इस बीच से। इसको कहा जाता है, एक को कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध, एक को कहा जाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। कहीं ना कहीं भारत आपको यहाँ देखने को मिलेगा, है ना। तो दक्षिण एशियाई देश है हमारा भारत। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत हमारा कहाँ, भारत की स्थिति क्या है। तो भारत एशिया में दक्षिण की ओर है, तो इसको कह सकते हैं दक्षिण एशियाई देश में है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में। तो ये सब हम देखेंगे। साथ साथ हम देखेंगे भारत का विस्तार कितना है, कहां से कहां तक फैला हुआ है भारत। अगर हम इस पूरे पृथ्वी को एक क्षेत्र मान ले, उदाहरण के लिए अगर मैं मानता हूं कि ये 100 वर्ग किलोमीटर में फैला है पूरे पृथ्वी, तो भारत की स्थिति क्या है? क्या भारत उसमें 2 वर्ग किलोमीटर में है ना, या कितना है? तो ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर हम चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है भारत को जानने के लिए। वैसे स्वाभाविक बात, कुछ जानकारी तो आप जानते होंगे, जैसे कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर आपको ठंडी भी देखने को मिलेगी, मतलब आप समझिए कि हिमालय जहां पर बर्फ गिरता है, रेगिस्तान भी आपको देखने को मिलेगा, मैदानी क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेंगे, पठारी क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेंगे, द्वीपीय समूह वाले क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेंगे, समुद्री तटीय वाले क्षेत्र भी देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर भौगोलिक विविधता की कोई कमी नहीं है। जैसे कितनों ही देश है जहां पर सिर्फ मैदानी क्षेत्र है या सिर्फ वहां पर रेगिस्तानी क्षेत्र है। जैसे आप अगर अरब खाड़ी सब देश में जाएंगे तो वहां पर ज्यादातर देश सिर्फ रेगिस्तानी देश है, तो वहां पर भौगोलिक विविधता इतनी नहीं है। बट इस मामले में हम सब बहुत ही लकी हैं, भारत में भौगोलिक विविधता की कोई कमी नहीं है। तो भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। क्यों एक है? क्योंकि अब जैसा भूभाग हमारा आज है, सदियों पहले भी वैसा होगा, तो यहाँ पर रहने के लिए बहुत ही सुइटेबल कंडीशन होता है। खासकर आप सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ते होंगे तो आपने नाम, सभ्यता का नाम ही है सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंधु नदी के आसपास वो सभ्यता का विस्तार था। उसके बाद आपने वैदिक सभ्यता में पढ़ा होगा कि कैसे वैदिक सभ्यता में गंगा नदी के मैदानों के पास विस्तार आने लगा। तो प्राचीनतम संस्कृतियों से ही हमारा देश, जो हम कहते हैं ना जम्बू द्वीपे, वहां पर बसावट थी। इस प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया। ठीक है, भारत में अनेक सांस्कृतिक विविधता होने का कारण यही है कि भारत में प्राकृतिक विविधता बहुत है, जिसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूं। जैसे आप प्राचीनतम सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं, है ना। ये मुख्यतः सिंधु और उसकी सहायक नदी रावी, व्यास, झेलम, चेनाब, सतलज, इन सब के आसपास बसी थी। इसके बारे में आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। क्लास 6 में आपको शायद इतिहास में पढ़ाया गया था, प्राचीन इतिहास। कोई नहीं, आप ये जानिए, क्योंकि देखिए घाटी एक शब्द है जो कि भूगोल से संबंधित है। घाटी इनको कहता है दो पर्वतों के बीच की जगह या दो नदियों के बीच की जगह को हम लोग घाटी कहते हैं। दो नदियों के बीच की जगह को हम लोग दोआब भी कहते हैं। यहां तक कि देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये रफली इसका समय आज से 3300 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक इसका समय था, है ना, बीसी ईसा पूर्व। उसके बाद जब वैदिक सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद वाले समय में, उस समय में भी भारत में
गणराज्य था। आप समझिए कि उस समय भारत में गणराज्य था। आज गणराज्य वाले देश सब हैं। आप ये बात सुन के आश्चर्य होंगे, आज भी पूरे विश्व में बहुत ऐसे देश बाकी है जहां पर गणराज्य नहीं है। विश्व का पहला गणराज्य वैशाली, इसके बारे में आपने जनपदों में पढ़ा होगा। अंगुत्तर निकाय बुद्धिज्म से हमें पता चलता है उस समय कि वैशाली नाम का एक गणराज्य था, जहां पर एक व्यक्ति शासक नहीं होता था। यहाँ पर शासक जनमत रहते थे, मतलब जनमत संग्रह करवा के, जैसे समझिए कि एक अगर क्षेत्र है तो वहां पर 20, 25, 50 इस हिसाब से उस जगह की आबादी है, वहां पर उनका नेतृत्व करने के लिए व्यक्ति रहते थे। उनके जनमत संग्रह से कोई डिसीजन लेता था, तो उस तरह के चीज को हम लोग गणराज्य कहा करते थे। तो वैशाली था। ये सब आपको बताया जा रहा है कि हमारा भारत किस हिसाब से पुराने समय से ही किस तरह से संपन्न हुआ करता था। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, ध्यान से सुनिएगा, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिनके नाम पे एक महासागर का नाम पड़ा है। उस महासागर का क्या नाम है? हिंद महासागर। मैं आपको आने वाले स्लाइडों में बताऊंगा कि हिंद महासागर कहाँ है, बट आप अभी के याद रखिए, मुख्यतः पूरे पृथ्वी पे 4 महासागर है। ठीक है, बच्चों के लिए 5 महासागर है, लेकिन मुख्यतः 4 महासागर है। ठीक है, एक आपका, अगर मैं इसको यहाँ पर आने वाले स्लाइडों में देखिए, मैं अभी सिर्फ नाम बता देता हूँ। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर। अंटार्कटिक महासागर भी है, कई लोग उसको महासागर का दर्जा नहीं देते, तो लेकिन मुख्यतः 4 महासागर है। उनमें से एक हिंद महासागर आप समझिए भारत के नाम पे ही पड़ा है। इस हिसाब से आप भारत का मतलब कह सकते हैं पावर देख सकते हैं। नो डाउट अभी भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश नहीं है, लेकिन एक समय हुआ करता था और आने वाले समय में भी होगा। तो हम पहले अभी भारत की स्थिति देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार क्या है। तो आपके बुक में भी ये नक्शा होगा, है ना। आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आप लोग सब एटलस बुक अपने पास जरूर रखें, नक्शों वाली किताब। ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है, हिंदी में भी आता है, उसको खरीद के, उसमें बहुत सारी नक्शा है, तो आपका आधा से ज्यादा सवाल या समझ नक्शा देख के ही समझ में आ जाएगा। तो पहले ये समझ लीजिए भारत है, समझ लीजिए कि भारत है ही है। इसका अक्षांशीय विस्तार हम लोग देखेंगे कि कहां से कहां तक ये फैला हुआ है। पहले इसको हम लोग रफली समझ जाते हैं कि जम्मू कश्मीर है, ये वाला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। दक्षिण वाला राज्य कौन है? यहाँ पर आप बोलिएगा सर यहाँ पर केरला है और इधर तमिलनाडु है। इस साइड में है गुजरात, यहाँ अरुणाचल प्रदेश। ये इसका विस्तार है, कितना है? अक्षांशीय विस्तार इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं यहां से यहां तक। इस तरह से देखिए ये लाइन बना हुआ है, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ कोई अलग कलर से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये सब आप देखिएगा, ये सब इमेजिनरी लाइन बना हुआ है ना। यहाँ देखिए ये सब इमेजिनरी लाइन बना हुआ, 12 लिखा हुआ है, यहाँ 18 लिखा है, 16 लिखा है, 20। इस हिसाब से देखिए ये सब लाइन बना हुआ है ना। यहाँ भी देखिए ये 32 से लाइन गया है, ये 36 से लाइन गया है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये सब जमीन पे बनाया हुआ लाइन नहीं, ये सब काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा इन द सेंस क्यों बनाया है सर जी? क्योंकि किसी दिशा को, दूरी को नापने के लिए आपको कुछ तो साधन चाहिए, तो ये सब काल्पनिक रेखा बनाई गई है। अक्षांशीय और देशांतरीय ये सब काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखाओं से हमें बहुत फायदा मिलता है, इससे हमें किसी एक जगह की दूरी स्पेसिफिक जानने को मिलती है। तो आप देख रहे होंगे कि 37 डिग्री मतलब 37.6, 37.6 से लेके मतलब 8.4 से लेके 37.6 तक इसका क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। कितनों बच्चों को नहीं समझ में आ होगा, मैं इसको और आसान करता हूं। अक्षांशीय विस्तार, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। तो हमारे पृथ्वी को मुख्यतः हम लोग बांट दिए किसमें? इसको भूमध्य रेखा में बांट दिए, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में बांटते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में बांट दिए, है ना। ये 0 डिग्री है, ये 66.5 डिग्री है, नॉर्थ बोलते हैं इसको, 66.5 डिग्री, सॉरी ये 23 होगा, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये 23.5 डिग्री है, ये भी 23.5 डिग्री है।
फिर यहाँ से एक 66.5 डिग्री निकलता है साउथ, यहाँ से भी एक 66.5 डिग्री निकलता है साउथ, और यहाँ पर आके दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री, यहाँ पर आके उत्तरी ध्रुव। तो इस हिसाब से हमने बांटा है। तो भूमध्य रेखा के और ये सब जो लाइन है ना, ये सब जो लाइन है, इस तरह से जो लाइन, इसी को कहा जाता है देशांतर। इसी को क्या कहा जाता है, सॉरी, इसी को कहा जाता है अक्षांतर, अक्षांशीय, इसी को कहा जाता है अक्षांशीय। तो भारत कहीं ना कहीं यहाँ है ना, भारत कहीं ना कहीं यहाँ है। तो भारत कहां से कहां तक, भारत का विस्तार 8.4 लैटिट्यूड से लेके 37.6 डिग्री लैटिट्यूड तक है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कहां से कहां तक है, तो सर 8.4 से लेके 37.6 तक इसका विस्तार है। आपने ये समझ लिया होगा, 0 डिग्री से ऊपर जाते रहेंगे। और एक बात कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप दूर जाते रहेंगे, है ना, मतलब भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप दूर जाते रहेंगे और ध्रुव के जैसे जैसे आप नजदीक आते रहेंगे, वैसे वैसे तापमान में गिरावट आते रहेगा। इसीलिए आप अगर जरा से भी जानते होंगे तो यहाँ सब एरिया में, हिमाचल प्रदेश ये सब एरिया में ठंड रहती है। तो इसके पीछे में कारण यही है कि ये ध्रुव के नजदीक आ रहे हैं, और ये इसकी जो एल्टीट्यूड है यानी ऊंचाई है, जमीनी स्तर, वो भी ऊंचा है। लेकिन वहीं आप अगर दक्षिण भारत के राज्य देखेगा तो वहां पर गर्मी रहती है। ठंड के मौसम में अगर आप उत्तर भारत में रह रहे हैं तो आपके घर में ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा स्वेटर, रजाई इस तरह से आपके पास होगा। लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा नहीं होता है। उनके पास ठंड के कपड़ों के लिए नाम मात्र एक छोटा मोटा स्वेटर होगा, छोटा मोटा मतलब पतला स्वेटर होगा। वो वहां पर ठंड के कपड़ा उतना नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि वहां पर ठंड उतना होता ही नहीं है। तो ये आपने समझ लिया। अच्छा, और एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये आपके बुक में है नहीं, इसको आप मेंशन कीजिए कि सर दूरी कितनी है। तो बच्चों दूरी है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक। उत्तर में जम्मू कश्मीर है और दक्षिण में तमिलनाडु है। TN में लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा। जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक। और ये वाला एरिया केरला है और ये वाला एरिया यहाँ पर तमिलनाडु है। तो दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु के कन्याकुमारी को कहा जाता है। तो ये आपने अक्षांशीय विस्तार समझ लिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 8.4 डिग्री लैटिट्यूड है इसका अक्षांशीय से लेकर 37.37.6। 3214 किलोमीटर इसकी कुल दूरी है उत्तर से दक्षिण तक। मतलब भारत को आप उत्तर से दक्षिण तक नापने अगर जाइएगा तो 3214 किलोमीटर मिलेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब हम देशांतरीय विस्तार की ओर रुख करते हैं। देशांतरीय विस्तार किसको कहते हैं सर जी? देशांतरीय विस्तार जैसे आपने देख लिया, इस हिसाब से हम काटते हैं। देशांतरीय में हम क्या करते हैं, एक पृथ्वी का गोला बनाया, एक फिर काल्पनिक रेखा ली, ये 0 डिग्री यहां से माना, ठीक है। अब ये इधर से 180 जाएगा, इधर से 180 जाएगा। जैसे ये ऊपर से 90 गया, नीचे से 90 गया। अब यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे 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 करके ये इधर 180 जाएगा और इधर 180 जाएगा। तो इस तरह भी यहाँ भी बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। तो अब भारत कहाँ होगा? भारत अब यहाँ होगा। मान लीजिए ये 0 डिग्री है, थोड़ा सा दूर बन गया, लेकिन आप समझ जाइए ये अगर 0 डिग्री है तो भारत इस बार कहाँ होगा? भारत इस बार यहाँ होगा। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 68 और मतलब 68 नॉट 60 डिग्री। क्या ये लॉन्गिट्यूडियल रेंज है? तो देशांतरीय विस्तार है से लेके कितना दूर तक होगा सर? तो कहिएगा 97.25। तो ये इसका विस्तार है। ये क्वेश्चन आप रट लीजिए, एग्जाम में आए या ना आए, भविष्य में इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा अगर आप शिक्षा संबंधित चीजों पे ध्यान रखना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये 0 डिग्री से इधर 180 तक होता है, ये इधर भी 180 तक, इसलिए आप देखिएगा यहाँ पर 97 तक चल गया है। लेकिन उसी तरह अगर हम अक्षांश के बारे में देखेंगे तो भूमध्य रेखा से ध्रुव तक ये सिर्फ 90 डिग्री ही रहता है। तो टोटल अगर आप देखिएगा तो ये एक क्वेश्चन आपको मैं बोलता हूँ, बताइएगा आप, ये जो काल्पनिक रेखा बनाया गया है ये कितनी काल्पनिक रेखा होगी? अगर 1 डिग्री पे 1 दिया गया हो तो कितनी काल्पनिक रेखा होगी? चलिए आप देखते हैं, गेस बनाइए कितना होगा। मैं आपको थोड़ा देर सोचने का समय देता हूँ। मैं फिर से कुछ अपना सवाल रिपीट करता हूँ। ये जो रेखा बनी है काल्पनिक रेखा अक्षांशीय वाला,
ये टोटल कितनी रेखा बनाना पड़ा होगा? अगर 1 डिग्री पे एक रेखा बनाना पड़ता हो तो टोटल कितनी रेखाएं बनाना पड़ता होगा? कई बच्चों का जवाब तुरंत आएगा, सर जी 90 90 180 रेखा बनाना पड़ेगा। तो ये आधा सत्य है। क्यों आधा सत्य है? क्योंकि 90 90 180 तो बनाना पड़ेगा ही, आप ठीक जोड़ रहे हैं, लेकिन उसमें आप ये 0 डिग्री को भूल जा रहे हैं, तो इसमें आप एक और जोड़ दीजिए तो 181 रेखा होगा। लेकिन ध्यान रहे ये सब काल्पनिक रेखा है, ये मत समझिएगा कि जमीन में पट्टा बना के कोई खींच दिया है। तो देशांतरीय विस्तार का बात करें तो 68 से लेके 97.25, नॉट 25 है ये, तो इसका विस्तार है। सर जी कितना किलोमीटर का है ये? तो उत्तर में आपने देखा 3214 किलोमीटर, इसका पूरब से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर। कितना विस्तार है? 2933 किलोमीटर। कहां से कहां तक है? जैसे अक्षांश जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक था, तो देशांतरीय का भी विस्तार भी तो कहीं से कहीं होगा। ये यहाँ गुजरात है, खासकर वो कच्छ का एरिया है, रन ऑफ कच्छ आपने देखा होगा, तो वो गुजरात है। गुजरात से लेके यहाँ पर आप कौन सा राज्य मिलेगा आपको? बताइए जल्दी जल्दी सोचिए, यहाँ पर आपको कौन सा राज्य मिलेगा? क्योंकि बहुत नाइंसाफी होती है, पूर्वोत्तर राज्य के लोग बारे में जानते भी नहीं है। एक मात्र अगर मैं आसाम को हटा दूं तो आप गिना के नहीं बता पाइएगा कि यहाँ पर कितने राज्य हैं। ये बहुत ही गलत बात है, शर्मिंदगी वाली बात होगी अगर आप अपने देश के राज्य के नाम नहीं जान सकते हैं कि कौन सा कहाँ है। तो ये बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक देशांतरीय विस्तार फैला हुआ है। कितना किलोमीटर है? तो लगभग 3000 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप बोलिएगा भारत उत्तर से दक्षिण तक ज्यादा फैला है या पूरब से पश्चिम तक ज्यादा फैला है, तो स्वाभाविक बात है बच्चा भी, मूर्ख बच्चा भी अगर 5 मिनट का लेक्चर सुना है तो बता सकता है कि सर जी उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अब हम समझते हैं सीमा रेखा कि भारत का विस्तार में सीमा रेखा क्या है। इसके बारे में हम लोग आने वाले स्लाइडों में भी अच्छे से जानेंगे, बट अभी आप देख लीजिए कि ये इस साइड में यहाँ से, ठीक है, कैसे पश्चिम में भारत पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ये जो एरिया है ये पाक अधिकृत कश्मीर है, इसमें हमारा भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन भविष्य में इसके ऊपर भी हमारा शासन कह सकते हैं, इसके ऊपर में भी हमारा संविधान का कानून लागू होगा। तो अगर इस पॉइंट को भी जोड़ ले क्या जोड़ना पड़ेगा ही, हमारा देश का ही है। तो यहाँ से अफगानिस्तान का भी बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, अगर हम उत्तर की तरफ जाए इस साइड में, तो यहाँ से आप चाइना यानी चीन का बॉर्डर साझा करते हैं। खासकर ये तिब्बत वाला रीजन है, अगर तिब्बत को हथियाया नहीं होता चीन ने, चीन का बॉर्डर हमारे साथ शेयर होता ही नहीं। फिर अगर आप देखिएगा यहाँ पर उत्तर के पास नेपाल में भी अगर आप गौर से बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा नेपाल का बॉर्डर भारत के किस किस राज्य के साथ साझा करता है सीमा, ये बात भी आपको जाननी जरूरी है। ये मत जानिए कि खाली नेपाल का सीमा भारत के साथ साझा करता है, ना जी, किन किन राज्य का भारत के साथ सीमा साझा करता है ये भी जानना होगा, क्योंकि आप कक्षा 9वीं में है, ये आपसे उम्मीद रखी जाती होगी। फिर अगर आप यहाँ देखिएगा भूटान है, इधर आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, बांग्लादेश जो कि पूरे तौर पे भारत से ही घिरा हुआ है। फिर ये सब तो हो गया वो देश जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं, उनमें क्या है? उनमें है यहाँ पर आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, और इधर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मालदीव, द्वीपों का समूह है, कोरल द्वीपों का समूह है मालदीव, ये आपको देखने को मिलेगा। कुछ तो भूल रहे हैं सर जी, या कुछ तो कमी आ रही है। सब कुछ बता दिए लेकिन आपने इसके बारे में तो बताया ही नहीं। तो कहा जाता है ना कि चेरी ऑन द केक, मतलब सबसे अच्छा चीज सबसे लास्ट में बताने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम इस बार अब द्वीपों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो भारत के पास 2 द्वीपों का समूह है, एक अरब सी में है, ठीक है, अरेबियन सी में है, और दूसरा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में है। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह उसको हम लोग कहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या कहते हैं सर जी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और अरब सागर में जो द्वीप समूह है उसको हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह।
लक्षद्वीप मतलब नाम से ये लाख द्वीप, लेकिन आप जब मैं इस शब्द का अनुवाद करता हूं तो कई बच्चे समझते हैं सर यहाँ लाख द्वीप होगा, तो नहीं, ये गलत है। यहाँ कुछ कह सकते हैं कि 100 से भी कम द्वीप है, और यहाँ पर भी कुछ द्वीप है, लेकिन ज्यादातर द्वीप में लोग रहते नहीं, कुछ ही द्वीप में रहते हैं। ये समझिए भारत का बहुत मतलब ऐसा संसाधन है जिसको भारत में आने वाले समय में यहाँ से भारत को बहुत फायदा होने वाला है। अब आपने देखा कि अच्छा भारत का आकार कैसा है, सवाल आता होगा सर जी भारत का आकार कैसा है, तो आप अगर इस नक्शे को देख के बोल सकते थे भारत का आकार कैसा, आप दिमाग लगाइए कैसा होगा। कहीं ना कहीं भारत का आकार त्रिभुजाकार है। क्या है, अगर मैं देखूं इस तरह से पूरा त्रिभुजाकार तो नहीं बनता है, मुझे भी पता है, मैथ मुझे भी आती है, लेकिन आप इसको किसी भी एक आकार के साथ अगर आपको बोले चलो मिलाना है ही है, कोई भी एक आकार, तो आपको सबसे जो सुटेबल आकार मिलेगा वो त्रिभुजाकार ही मिलेगा। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का भूभाग है, जो विश्व के कुल भूभाग का 2.4% है, जो कि बहुत ही कम है, नहीं है। विश्व की लगभग 18% जनसंख्या जहां रहती है वो 2%, लगभग 2.5%, ढाई ने आप पर्याप्त ही याद रखें क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, 2.4% ही भूभाग है पूरे विश्व का। मतलब आप ये समझिए कि अगर पूरा विश्व में 100 वर्ग किलोमीटर जमीन है तो भारत के पास 2.4 वर्ग किलोमीटर ही जमीन है। प्रतिशत तो आपको पता ही होगा। तो इस हिसाब से आप ये सोचिए, क्या भारत के पास अपनी आबादी के हिसाब से जमीन या भूभाग है, तो आपका जवाब आएगा नहीं है। क्योंकि जहां भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 2.4% भूभाग रखता है, वहीं आबादी का लगभग 17.5 है, तो आप इसको अभी बढ़िया गया होगा, 18% आबादी पूरी दुनिया की भारत में रहती है। इसीलिए आप देखिएगा कि भारत में प्रति व्यक्ति घनत्व बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा हमारे बिहार में है। बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब में आप देखिएगा कि 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 1000 से ज्यादा व्यक्ति रहते हैं। लेकिन हमारे पास बोले ना भौगोलिक विविधता की कोई कमी नहीं है। हमारे पास मैदानी क्षेत्र बहुत है, उन मैदानी क्षेत्रों में हम खेती करते हैं और उस खेती से जो अनाज उगता है वो हमारे इस आबादी को ये पर्याप्त है। मतलब 2.4% जमीन है, लेकिन ये काफी बढ़िया जमीन है। चाइना की तरह नहीं कि ज्यादातर जमीन बंजर है ना। चाइना हमसे ज्यादा जमीन रखता है लेकिन वो बंजर है। अच्छा, इस बार आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं, ये बार ग्राफ मैंने लिया है ना। ये बार ग्राफ से आप समझिएगा, आपके बुक में भी है कि पूरे विश्व में किस हिसाब से किस देश के पास कितना भौगोलिक भूभाग है। तो इस मामले में शीर्ष स्थान पर आता है कौन? रूस, रसिया, जो लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर अपना लेके रखा है। 17 मिलियन आप समझ सकते हैं, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। 1 मिलियन मतलब कितना होता है? 10 लाख। तो 17 मिलियन यानी लगभग 1,70,00,000। जहां भारत 32 लाख है, वो 1,70,00,000 है। रूस के बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए के बाद चाइना, चाइना के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। आप इसको क्रम में ही याद रखें तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि बताइए कि भारत किस देश के बाद भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कम मतलब सबसे ज्यादा है। यानी बोल सकता है वो आपको बताइए 6वां नंबर पे कौन है, या दूसरा नंबर पे कौन है, या तीसरा नंबर पे कौन है। किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो मैं जब छोटा था तो मैं इसको इस तरह से याद रखता था। मैंने इसके लिए एक एक्रोनियम बना लिया था, RCUCBAI। ठीक है, RC मतलब R से लेके रसिया, चाइना, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। मैं अभी आपको ये दुनिया के नक्शे में भी दिखाऊंगा। कनाडा का लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 10 मिलियन है, इससे थोड़ा सा कम है। चीन का 9.5 है, ब्राजील का 8.5 है, ऑस्ट्रेलिया का 7.68 है,
और भारत का देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया में आधा से भी ज्यादा का अंतर है। लेकिन तरक्की में देखिए, अगर मैं यहां पर ब्राजील को छोड़ दूं तो भारत सब देशों से ये सब विकसित देश के कैटेगरी में आ गया और भारत विकासशील देशों की कैटेगरी में अभी भी है। अब इन सबको हम नक्शे में देखते हैं कि सर जी ये बताइए नक्शा में है कहां। तो ये आपके सामने 2D है ना इमेज रहा, ठीक है। एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है, आप नक्शा को पहले अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें देखिए वो तो देख के लगता है रूस तो काफी ज्यादा बड़ा है भारत से, नो डाउट आपने देखा ही कि बड़ा था, लेकिन यहाँ तो और ज्यादा बड़ा होगा। तो बच्चों आप ये याद रखिएगा कि उत्तरी ध्रुव से जैसे जैसे हम माने भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ध्रुव की तरफ, ये साइज इसका छोटा होता जाता है ना, ये ऐसा होता है ना। तो जैसे जैसे आप दूरी जाते रहिएगा इसका जो साइज है घटते रहेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये आप समझिए कि अगर मैं यहाँ से मैं चाहता हूं कि अफ्रीका को, जैसे ये अफ्रीका है ना, आप ध्यान रखिए ये मेरे एक कलम के हिसाब से ये अफ्रीका का है। तो अगर मैं इसको यहां से मान लेते हैं काट के मैं यहां लेके जाना चाहूं, ये दुगुना से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। वहीं देखिए ग्रीनलैंड कितना बड़ा दिख रहा है। अगर मैं सोचूं कि मैं इसको काट के यहां से यहां लेके जाऊं तो ये लग रहा होगा कि पूरे अफ्रीका की तरह है ना। लेकिन अगर मैं इसको यहां से काट के यहां लेके आऊं तो ये इतना ही रह जाएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूर जाते रहता है तो क्षेत्रफल भी कमी आते रहता है, जिसके कारण अब 2D इमेज में तो आपको दिखाना संभव नहीं है, लेकिन इसीलिए आपको ऐसा दिखाया जाता है कि ताकि आपको लगे कि सब इसी तरह से। तो एक बात दिमाग में आपने बैठा लिया, क्या बैठा लिया कि जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं। क्यों? क्योंकि ये भूमध्य रेखा से ज्यादा दूर है। तो चलिए अब हम उन सब देशों के बारे में जानते हैं जिनका क्षेत्रफल कम है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रसिया का है। मैं भी आपको सबकी राजधानी भी बताते चलता हूं ताकि आपको ये याद रहे। तो रसिया की राजधानी मॉस्को, रसिया की राजधानी मॉस्को, लिखा नहीं है यहां पर कहीं मॉस्को है ना। अब याद रखिए रसिया की राजधानी क्या है? मॉस्को है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे कौन था सर जी? आप याद रखिए RC, ठीक है। यहां मैंने क्या एक्रोनिम बनाया था? RC। सी का मतलब क्या हुआ? सी का मतलब हुआ सर जी कनाडा। यहां देखिए कनाडा, कनाडा ये काफी ठंडा एरिया है, ठीक है। और कनाडा की राजधानी, तो कनाडा की राजधानी यहां पर आपको मिलेगा ओटावा, है ना। क्या राजधानी मिलेगा? ओटावा। सुनते रहिए, सुनते हुए अगर साथ में से कोई एक आपको याद रह गया तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा बात होगा। तो रूस की राजधानी मॉस्को, कनाडा की राजधानी ओटावा। कनाडा, अच्छा रूस का कितना था? लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। कनाडा के बाद जो तीसरा नंबर पे आता है देश, वो कौन आता है? USA। कौन आता है? USA। देखिए RCU, यू का मतलब USA, USA का मतलब सर जी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी यहाँ है वाशिंगटन DC। तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों आपस में बॉर्डर साझा करते हैं। और ये किस महाद्वीप में है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो रसिया हो गया, कनाडा हो गया, USA हो गया। उसके बाद कौन सा था? देखिए RCU, सी फॉर चाइना, चाइना के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। तो कनाडा हमने देख लिया, USA भी देख लिया। उसके बाद चाइना, यहां देखिए भारत का पड़ोसी देश चाइना। चाइना की राजधानी आपको पता ही होगी क्योंकि भारत की पड़ोसी देश है ना। भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी कम से कम पता कीजिए। चाइना की राजधानी यहां पर आपको मिलेगी बीजिंग। क्या मिलेगी? बीजिंग। सब लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको बोल रहा हूं, याद रखिए। रसिया, मॉस्को, कनाडा, ओटावा, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिंगटन DC, चाइना का बीजिंग। चाइना के बाद क्या था सर जी? चाइना के बाद था ब्राजील। क्या था? ब्राजील। ब्राजील की राजधानी, तो ब्राजील की राजधानी, ब्राजील में आपने एक कहीं ना कहीं तो वो फोटो जरूर देखी होगी जिसमें ऐसे करके एक व्यक्ति खड़ा रहता है, ठीक है। क्राइस्ट दी रेडमीर उसका नाम है। तो वो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में है। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है, बट ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। क्या है? ब्राजीलिया। फिर बच्चे बोलेंगे क्या सर जी आप बोल रहे हैं सबसे बड़ा शहर रियो डी जेनेरियो और राजधानी है। तो भारत में भी देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा शहर में आ जाता है मुंबई, लेकिन राजधानी क्या है? नई दिल्ली।
तो ब्राजील यहां आपने देख लिया। ब्राजील के बाद नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का। किसका आता है? ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो कि दक्षिण ध्रुव से नजदीक में है, ठीक है, और ये ओशियानिया नाम के महाद्वीप में एक देश है। तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको सिडनी है, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी कई बार, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी है और उसकी राजधानी कैनबेरा है। क्या है सर जी? कैनबेरा है, ठीक है। याद रखिएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं रखिएगा तो बहुत खराब है ना, आपके ऊपर निर्भर है। तो हमने पढ़ लिया रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। अब हमारे देश, हमारा प्यारा भारत, इंडिया का आएगा। इंडिया का राजधानी तो आपको पता ही होगी, नई दिल्ली। तो ये था दुनिया का 7 सबसे बड़ा देश भौगोलिक दृष्टिकोण के हिसाब से, भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से, और दुनिया की आबादी के हिसाब से अगर सबसे बड़ा देश हम देखें तो अभी तो इस साल है चाइना, लेकिन अगले साल भारत पीछे छोड़ देगा, है ना। अगले साल तक भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत की स्थल सीमा रेखा, तो भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। अभी याद रखिएगा, भारत की स्थल सीमा का बात हो रहा है, जल सीमा का तो बात हो ही नहीं रहा है। तो भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर भारत का स्थल सीमा है। इसका मतलब क्या हुआ सर जी? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इसको अगर टेप उप से अगर कोई नाप पे तो ये 15,200 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो वो पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान से साझा करती है, वो लंबाई में कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा, मुख्य भूमि की बात हो रही है, याद रखिएगा। इसमें द्वीप समूह की बात नहीं हो रही है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप का बात नहीं हो रहा है। इसीलिए आप याद रखिए कि सवाल क्या पूछ रहा है। अगर वो पूछे मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा तो वो 6,100 किलोमीटर है। अगर वो इसमें ऐड कर दे कि अच्छा बताइए कि द्वीपों को भी मिला देंगे उसमें, तो भारत की कितनी सीमा रेखा होगी जो कि तटीय सीमा रेखा होगी? तो वो होगी बच्चों 7,516 किलोमीटर। मैं फिर से बता रहा हूं, 15,200 किलोमीटर ये मुख्य भूमि की स्थल सीमा है, 6,100 किलोमीटर ये तटीय सीमा रेखा है, मतलब जो तट है भारत का, है ना। इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, ये जो तट सीमा रेखा है मुख्य भूमि का, इसको अगर नापने जाएगा तो ये होगा 6,100 किलोमीटर। अगर आप इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की भी तट रेखा को मिला दे तो इसकी कुल लंबाई हो जाती है 7,516 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपसे कंफर्म पूछा जाएगा ही, और इसमें सिर्फ आंकड़ा है। आप 6,100 को 5,100 लिख दीजिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यही सलाह दूं, इसे 1 बार, 10 बार, 20 बार किसी भी तरीके से याद कर ले, क्योंकि ये आपको आना ही है। तो भारत मोटे तौर पे त्रिभुजाकार है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। आकार आपसे पूछ सकता है किस आकार का भारत है, तो त्रिभुजाकार आकार का है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री, याद रखिएगा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश की ओर आते आते पतला हो जाता है ना। 22 डिग्री अक्षांश से जैसे जैसे नीचे आते रहा, देख रहे हैं ये पतला होते जाता है। उत्तर में ये मोटा है, तो वही बोल रहा है कि उत्तर में ये भाग चौड़ा है, और 22 डिग्री के उत्तरी अक्षांश से नीचे आते आते ये पतला होते जाता है। और अंतिम छोर, देखिए अंतिम छोर में भारत की मुख्य भूमि को आंतरिक कहते हैं, इसको आंतरिक कहा जाता है। अंतिम छोर को रूप लिया और हम इसे कन्याकुमारी कहा जाता है, कन्याकुमारी कहते हैं। तो इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है कन्याकुमारी। तो पूछा जाएगा कि भारत का आंतरिक क्या है? आंतरिक मतलब क्या होता है कि मुख्य भूमि का जो कोण होता है, त्रिभुजाकार में कोई भी अगर कोण होता है तो उसको आंतरिक कहते हैं। ये कन्याकुमारी है, जो कि आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेंगी। कभी घूमने जाइए, यहाँ पर बहुत अच्छा जगह है ना।
लोग रामेश्वरम जाते हैं तो इसी साइड से। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं आपको और अच्छे से इसी में बताऊंगा, है ना। यहाँ पर है कन्याकुमारी, ठीक है। अब भारत के प्रायद्वीपीय आकार का कारण, ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसी बातें बता दूंगा जो आपके किताब में लिखी नहीं होंगी, क्योंकि आप देखिए एक किताब में सारी जानकारी देना असंभव है, नहीं तो किताब इतना मोटा हो जाएगा और फिर आप लोग उसे पढ़ने में आए नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो पहला बात तो सवाल हमको जानना है, सर प्रायद्वीप किसे कहते हैं? द्वीप तो समझ गए, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो बच्चों प्रायद्वीप उस भूमि के भूभाग को कहा जाता है जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? वो जमीन का भाग जो 3 दिशाओं से पानी से घिरा हुआ उसे प्रायद्वीप कहते हैं, जो चारों दिशाओं से घिरा हुआ उसे द्वीप कहते हैं, ठीक है। पहले आप बात आइए, सर बताइए ये कारण, आपने क्वेश्चन मार्क लिख दिया है, कारण बताइए तो भारत में प्रायद्वीप कैसे बना? तो अगर मैं आपको आसान भाषा में और जल्दी खत्म करने चाहूं तो जो पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब पृथ्वी जो बना है ना, वो प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से बना है ना। इसको अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को कहा जाता है ना। अल्फ्रेड वेगनर का अच्छा साथ में आपने पढ़ा होगा कि अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि कैसे पूरा पृथ्वी प्लेट में बसा हुआ है ना, प्लेट है। ये प्लेट कैसे है? जैसे दूध गर्म होने के बाद दूध के ऊपर में छाली बन जाता है, छाली सेमी सॉलिड हो जाता है और अंदर में जो दूध है वो अभी भी तरल अवस्था में है, तो उसी तरह से समझिए पृथ्वी के अंदर अभी भी जो चीज है वो तरल अवस्था में है। जिस दिन वो तरल से ठोस हो जाए उस दिन पृथ्वी पे जीवन का कोई साधन रहेगा ही नहीं। अभी वो होने में कई लाख साल है ना, अभी दिल्ली दूर है, लेकिन अभी समझते हैं पृथ्वी के अंदर में सब तरल अवस्था में, उसके ऊपर में प्लेट्स हैं। इसी प्लेट के ऊपर में आपको पहाड़, इसी प्लेट के ऊपर में आपको समुद्र, इसी प्लेट के ऊपर में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ प्लेट है और ये प्लेट जब आपस में टकराते हैं या आपस से दूर जाते हैं, ठीक है, इसी को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। उसी हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग आज से करोड़ों साल पहले, अगर मैं एग्जैक्ट आंकड़ा बताऊं तो लगभग 3.5 करोड़ साल पहले, ठीक है, इस तरह से हमारा जो भारत है, हमारा प्यारा भारत, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। क्या था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा, मतलब ये कहीं दक्षिण भारत में था। अगर मैं इसको मैप के जरिए एक और अच्छा से समझाने की कोशिश करूं, चलिए देखिए इसको। आप बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं इसे यहां से देखिए इसे यहां से अगर मैं काट के यहां बैठा दूं तो क्या लगता है आपको? ये नहीं बैठेगा, बोलेगा क्या बात कर रहे हो सर, तुरंत बैठ जाएगा, दिख के लग रहा है। और बच्चों एक बात और देखिए, यहाँ पर एक देश है मदागास्कर, इसको मैं यहां से काट के यहां पर लेके चल जाऊंगा ना, तो देखिएगा ये भी फिर बैठ जाएगा इसमें, ठीक है। और अगर मैं इसे काट के, ठीक है, नहीं हो रहा है, मान लीजिए इसे मैं काट के यहां अगर बैठा दूं टेढ़ा करके, देखिए तो ये भी यहां बैठ जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ये प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं, आपस से दूर जा रहे हैं। अभी भी आपको साक्ष्य मैं यहां दिखाऊंगा, यहां पर कुछ एक है, यहां से आप आने वाले 10 लाख सालों में देखिएगा कि ये हिस्सा अफ्रीका का टूट के अलग हो जाएगा, ठीक है। और कई जो होनहार विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे कि भारत का जो हिमालय की ऊंचाई है, यानी हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भारत भी, ये जो भारत का प्लेट है ये आके यहाँ यूरेशियन प्लेट है, ये गोंडवाना प्लेट है, आके टकराया था। जब आके टकराया था, मान लीजिए ये प्लेट है, ये प्लेट आके टकराया, तो टकराने के बाद क्या होगा? एक प्लेट नीचे जाएगा, एक प्लेट ऊपर आएगा, चाहे ये हो या ये हो, ऐसे ही होगा और धीरे धीरे ऊंचा होने लगेगा। तो हिमालय का भी जो फॉर्मेशन हुआ, हिमालय भी जो बना है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स के ही कारण, नीचे से गोंडवाना प्लेट और ऊपर में यूरेशियन प्लेट आके आपस में टकरा गई और इस टकराने के कारण यहाँ पर मोरदार पर्वत बन गया। क्या बन गया? मोरदार पर्वत। तो भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर में एक नवीन मोरदार पर्वत है, याद रखिएगा, नवीन मोरदार पर्वत। मोरदार पर्वत इसी प्रकार के पर्वत टोटल 3 प्रकार के होते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फोल्ड माउंटेन, फॉल्ट माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। एक वॉल्केनिक माउंटेन भी होता है, ज्वालामुखी के कारण बनता है।
तो ये जो इस तरह का माउंटेन बनता है, इस तरह का पर्वत बनता है, इसको मोड़दार पर्वत बोलते हैं। तो ये धीरे धीरे ऊंचाई होता है। और याद रखिएगा ये नवीन है ना। सोचिए क्या व्यंग की बात है कि करोड़ों साल पहले जो बना है वो नवीन है। तो समझिए कि भूगोल में करोड़ साल आगे पीछे ऐसे ही हो जाता है। पुराना कितना होगा? पुराना पर्वत होगा यहाँ पर, आप देखिए अरावली जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ से है, ये पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये इतनी पुरानी पर्वत श्रृंखला है कि एक समय में ये हिमालय जैसी विशाल थी। और आज देखिए प्रकृति के ताकत का आप समझिए, हवा में भी यही ताकत होती है। हवा घिस घिस के, पानी तोड़ तोड़ के आज इसको ऐसा बना दी है ना। जो पर्वत पहले ऐसे था आज वो ऐसे हो गया है। तो भारत प्रायद्वीप क्यों बना आपने समझ लिया होगा। और भारत में जो हिमालय है खासकर किस प्रकार का पर्वत है? तो नवीन मोड़दार पर्वत। अब हम समझते हैं कि अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार का प्रभाव क्या पड़ता है। बहुत समझ लिया सर जी कि आपने बता दिया कि अक्षांशीय विस्तार इतना है, देशांतीय विस्तार इतना है। उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर, सब हम समझ गए। बट इससे फायदा नुकसान क्या है ये बताइए ना। चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं कि फायदे में मैं गिनाऊं, तो आपको फायदे में शुरुआत में मैंने हिंट दिया था। क्या हिंट दिया था? कि भारत में आपको कई तरह की भौगोलिक विविधता मिलेगी। इसका कारण यही है, अगर मान लीजिए भारत, उदाहरण के लिए अगर मैं बताता हूं, भारत अगर इतना सारा था, श्रीलंका रहता, तो क्या लगता है आपको यहाँ पर आपको बर्फ देखने को मिलता? यहाँ के लोग सेब खा पाएंगे इतना आसानी से? हाँ, यहाँ के लोग चावल महंगे खाते होंगे, है ना। कहने का मतलब है कि हर जगह हर चीज नहीं होता है। उदाहरण के लिए आसाम में चाय होती है, कर्नाटका में कॉफी होती है, गुजरात में मसाले होते हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान सब में मोटा अनाज होता है, गंगा के मैदान सब में देखिएगा कि चावल गेहूं ये सब फसल उगाया जाता है, ठंडे वाले एरिया सब में फल का फसल उगाया जाता है। तो आपको मैंने खाने में ही इतना तरह का बता दिया। फिर अगर मैं खनिज में आऊं तो खनिज भी देखिएगा अलग अलग जगह मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह सब तरह का खनिज मिल जाता है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आपको कई तरह का खनिज मिलेगा। दुनिया का ये सबसे बढ़िया मिनरल वाला एरिया है। उसी तरह आप देखिएगा कि भारत में पेट्रोलियम भी मिलता है। क्या आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में पेट्रोलियम मिलेगा? नहीं मिलेगा। स्वाभाविक बात है कि संभवता है कि नहीं मिलेगा, लेकिन भारत में संभावना बहुत ज्यादा है। तो भारत का जो विस्तार है इसका बहुत फायदा है। ऐसा नहीं है कि कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार लगभग समान है, 30 डिग्री है, पर भूमि में दोनों दूरी समान नहीं है। क्या मतलब हुआ सर जी भूमि में दोनों दूरी समान नहीं है? मतलब ये हुआ कि अंतरदेशीय दूरी जैसे ध्रुव की ओर जाती है कम होती जाती है। अंतरदेशीय दूरी मतलब भारत, जैसे आप ये समझिए इसको और अच्छी तरीके से, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, ये इसकी जो क्षेत्रफल दृष्टि है, जैसे अगर मैं इसको बनाऊं, है ना, गंदा नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं, है ना, ये ऐसे समझिए कि ये जो अक्षांशीय और देशांतरीय काल्पनिक रेखाओं के बीच में बनने वाला क्षेत्र है ना, उसे ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड। दोनों सब जगह ग्रिड बराबर ही होगा, लेकिन देखने हमें लगेगा कि ऊपर वाला ग्रिड छोटा है, बड़ा है, नीचे वाला ग्रिड छोटा है। देखने में हमें क्या लगेगा कि ऊपर वाला ग्रिड बहुत बड़ा है, नीचे वाला ग्रिड छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बार बार मैं आपको बताता हूं, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते रहिएगा, यानी भूमध्य रेखा से दूर जाते रहिएगा, मतलब अगर ये ग्रिड यहाँ पर मान लीजिए 50 किलोमीटर है, तो ऊपर वाला दिखने में भला बड़ा लग रहा है, लेकिन ये भी उतना ही होगा। इस बात को आप ऐसे समझिए। फिर भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ ये गुजरात में है, कि स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर है, मतलब ये आप समझिए कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहां पर अगर सूर्य उदय कितना बजे हो रहा है, मान लीजिए आप बिहार में रह रहे हैं, है ना,
तो बिहार में सूर्य उदय मान लीजिए अगर 7 बजे हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे भारत में 7 बजे सूर्य उदय होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। सूर्य भारत में सबसे पहले कहां दिखता है? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखता है। और सबसे लास्ट में भारत के किस भाग में सूर्य दिखता है? सबसे लास्ट में सर दिखता है गुजरात में, है ना। तो मैं अगर मानूं कि गुजरात में 8 बजे सूर्य उदय हो रहा है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, 8 बजे तो नहीं, 7:30 से 7:30 बजे तक में हो जाता है। अगर मान लेते हैं 8 बजे हो रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में सरजी 6 बजे सूर्य उदय हुआ होगा। अगर गुजरात में 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में सरजी 4 बजे ही सूर्य उदय हो गया होगा। आप समझ रहे होंगे कि यहां से यहां तक में 2 घंटा का अंतर है, लेकिन घड़ी सेम रहेगा। अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हैं और आपने गुजरात किसी दोस्त को फोन लगाया है, आप यूं समझिए कि आप असम अरुणाचल प्रदेश में, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में घूम रहे हैं, है ना, वो असम में है, और आपके वहां सूर्योदय हो गया। मान लीजिए आपके यहाँ 6:30 बज रहा है, आपने फोन लगाया अपने दोस्त को, गुजरात में है वो दोस्त, उसको बोल रहे हैं कि यहाँ तो सूर्योदय हो गया है, मैं मस्त चाय पी रहा हूँ। और ये मास है, बोलेंगे यहाँ तो अभी अंधेरा ही है, तारा दिख रहा है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, घड़ी में वहां 6:30 ही बजे होंगे। ये नहीं है कि आपके यहाँ 6:30 बजे होंगे, यहाँ 6:30 से ज्यादा बजा होगा। ना ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ समय में अंतर नहीं है, सूर्य उदय अस्त होने में अंतर है। रोशनी के जो मैंने रोशनी का समय उसमें अंतर है। तो आपका दोस्त भी बोलेगा हाँ बिल्कुल 6:30 यहाँ भी बज रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी रात है, अभी भी तारे दिख रहे हैं, क्योंकि सूरज अभी यहाँ पर है। और धीरे 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 ये ऐसे, ये तो यहीं रहेगा, हमारा पृथ्वी जाएगा, पर ये मत समझिए कि सूरज भी जाएगा। पृथ्वी धीरे धीरे ऐसे ऐसे जाते रहेगी और ये यहाँ पर आएगा। तो इस हिसाब से आपने समझ लिया होगा कि सबसे पहला सूर्योदय भारत में किस हिसाब से देखा जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में, सबसे अंतर में गुजरात में। घड़ी लेकिन समान रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं अगर घड़ी भी अलग कर दिया जाता ना तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। इसके लिए भारत ने काम किया है। यहां से आपने देखिएगा, ये भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, जिसको कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है, क्योंकि एक गोल आकार चीज 360 डिग्री होता है, आपको पता ही होगा, मैथ आप जानते ही होंगे। तो 360 को अगर मैं 24 से भाग करता हूं तो ये लगभग कितना आता है? बताइए, आपका मैथ कितना स्ट्रॉन्ग है। देखें, 360 को अगर मैं 24 से भाग करने जाऊं तो कितना निकल के आएगा? तो तुरंत विद्यार्थी ने कैलकुलेट कर लिया होगा कि ये तो 15 डिग्री होगा सर जी। कितना होगा? 15 डिग्री, है ना। सही कर रहा है कि नहीं? इतना भी कमजोर मैथ नहीं है। मतलब आप ये समझिए कि 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूम जाएगी। इस हिसाब से आंकड़ा अगर निकाले, 1 मिनट में 1 डिग्री को घूमने में उसे 4 मिनट का समय लग जाता है। क्या लग जाता है? 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग जाता है। तो यहां से आप और कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको बिहार और दिल्ली, बहुत लोगों का आदमी दिल्ली में रहता होगा, आज आप ये जाके अंदाज लगाइएगा, बिहार और दिल्ली में आप देखिए कि देशांतरीय विस्तार कितना है। मान लीजिए बिहार का और इसका देशांतरीय विस्तार अगर मैं उदाहरण के बारे में बताऊं तो ये मान लेते हैं कि 10 डिग्री से ज्यादा ही होगा, है ना। ऐसे समझते हैं 20 डिग्री मान लेते हैं, है ना। 20 डिग्री है ना, कि बिहार जहां आपको जानना है और दिल्ली के बीच में 20 डिग्री का अंतर है देशांतरी में। तो आप इसको 20 से गुना कर दीजिए 4, मतलब 80 मिनट। 80 मिनट का अंतर होगा। मतलब अगर आपका सूर्योदय हो गया है बिहार में तो 80 मिनट बाद दिल्ली में सूर्योदय होगा। इस हिसाब से आप भारत के किसी भी राज्य का निकाल सकते हैं। 1 डिग्री जाने में कितना देर लगता है? तो सर जी 4 मिनट लगता है। तो भारत की मानक देशांतर रेखा, ये याद रखेगा, 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ये इसको भारत ने एक, कहते हैं ना, मानक सीमा रेखा को बनाना जरूरी था, क्योंकि देखिए भारत में देशांतरीय विस्तार के कारण कहीं जल्दी सवेरे हो जा रहा है, कहीं लेट से सवेरे हो रहा है,
कहीं जल्दी शाम हो जा रहा है, कहीं लेट से शाम हो जा रहा है, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो एक मानक समय रेखा अपनाने के लिए कहा गया। ये मानक समय रेखा कहां से कहां तक है, मैं आपको ये मानक समय रेखा दिखाता हूं। हाँ, ये देखिए, ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये मानक समय रेखा है। ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। बस ऐसा नहीं है कि वहां उसी जगह से गुजारना था, ये सबसे बढ़िया लगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ये नहीं कि जहां मन तहां चुन लेते हैं। इसको करने के लिए 7 का भाग होना जरूरी है, मतलब वैसी सीमा रेखा चुने जो 7 से भाग हो जाए, तभी आप उसका अप्लाई कर पाएंगे। इसके बारे में आप आगे वाले सीनियर क्लास में पढ़िएगा, बस इसलिए याद रखिए ताकि मैं आपको बता दिया कि 7 डिग्री के साथ तो डिवाइड होना ही चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम कर देगा सर जी। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम क्या है? ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम इसे कहते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम है, यहां से है ना, ये लाइन आ गया यहां से, ये 0 डिग्री है। इसी को कहा जाता है IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, विश्व मानव रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा। इसके इधर सूर्य उदय हो रही है, यहां सबसे पहले दिख रही है, जापान में सबसे पहले दिख रही है, इसीलिए जापान को कहा ही जाता है इंग्लिश में उगते सूर्य का देश जापान। क्योंकि सबसे पहले अगर मान लीजिए न्यू ईयर मनाया जाएगा तो 31 दिसंबर मान लीजिए आज है, तो सबसे पहले 1 जनवरी कहां पर आएगा? तो जापान में ही आएगा। कई महानुभाव बोलेंगे सर यहाँ क्यों नहीं आएगा, तो बच्चों ये यहाँ पर ज्यादा आबादी नहीं रहती है, क्योंकि ये एरिया बहुत ही ठंडा है। इस एरिया को साइबेरिया रीजन कहा जाता है, रूस का है, बहुत ही ठंडा है, यहाँ आदमी रहता ही नहीं है, सबसे ज्यादा आबादी हिसाब से, इसलिए जापान को कहा जाता है। तो यहां से इधर और इधर से इधर अगर हम जाएंगे, तो अगर हम इसको माने मानक रेखा, तो इससे हम लोग 5.5 घंटे क्या है? आगे है। याद रखिएगा, 5.5 घंटा आगे है, मानक रेखा स्टैंडर्ड घंटे से आगे है। ये आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए आप कभी क्लॉक सेट करते हो ना, वर्ल्ड क्लॉक, तो आपको मोबाइल में दिखाता होगा GMT 5:30। बताइए कितने बच्चों को ये दिखता होगा? जब वर्ल्ड क्लॉक सेट करते होंगे आप अपने मोबाइल में निकालिएगा, ये देखते होंगे GMT 5:30 आपको इंडिया में दिखाता होगा। वहीं पाकिस्तान में आपको ये 5 दिखाता होगा, बांग्लादेश में ये 6 दिखाता होगा, है ना। ये चेंज होते रहता है। भारत के लिए क्या है? 5:30 है, मतलब GMT ग्रीनविच मीडियन टाइम 5.5 घंटा भारत आगे है। मतलब कई बच्चे क्रिकेट का शौकीन होंगे, है ना। अगर मान लीजिए इंडिया में डे नाइट मैच हो रहा है, इंडिया में डे नाइट मैच हो रहा है जो कि 2 बजे से शुरू हो रहा है, 2 बजे दोपहर में। लंदन, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट मैच है, तो लंदन में बैठे हुए दर्शक के लिए वो डे नाइट मैच नहीं रहेगा, वो नाइट मैच रहेगा। क्या रहेगा? नाइट मैच रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो कर्क रेखा भारत, अब कर्क रेखा के बताए थे, कर्क रेखा, मकर रेखा, है ना। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ये भी 66.5 डिग्री होगा, ये 23.5 डिग्री होगा। तो इसको कहा जाता है कर्क रेखा। तो भारत से होकर गुजरती है कर्क रेखा, याद रखिएगा। भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। अच्छा, ये सब अक्षांश है, काल्पनिक अक्षांश रेखा, जिसके बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड में बात कर ली है। तो भारत यहाँ है ना, ये थोड़ा इसको नीचे बना दिए, है ना। भारत यहाँ है, तो भारत से भी होकर गुजरती है। आपको याद रखना है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। क्या याद रखना है आपको? कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मैं आपको फिर से यहाँ पर नक्शे के माध्यम से बताने का कोशिश करता हूं, या ये आप होमवर्क रख लीजिए, आपके पास नक्शा होगा। मैं सिर्फ आपको कर्क रेखा दिखा देता हूं। ये यहाँ से कर्क रेखा है ना। ये आप नक्शा में देखिएगा, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। बहुत आसान है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए। और ये भी पता लगाइएगा कि कौन सा शहर है, यानी कौन सी राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा पर ही अवस्थित है। इस बात का भी आप लोग, इस सवाल का भी ध्यान रखिए। इससे और जब आप सवाल को खोजते हैं ना, तो वो आपको ज्यादा दिन तक याद रहता है। मैं अगर आपको बता दूं तो हो सकता है आपको थोड़ी देर तक याद रहे,
लेकिन जब आप उसे आप ढूंढ के खुद ही निकालिएगा तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो भारत विश्व के अन्य देशों के साथ समुद्री जलमार्ग। अब हमारा टॉपिक होगा भारत तथा विश्व। हम देखेंगे कि भारत और विश्व अन्य लोग किस हिसाब से व्यापार करते थे। तो शुरुआत से ही सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारत लोग व्यापार करते थे। कहां कहां से करते थे? तो यहां से मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, यहां से मिस्र से व्यापार करते थे। ठीक है, इनफैक्ट काफी आप देखिएगा कि यहाँ से इस साइड में व्यापार उतरा ये, लेकिन यहाँ पर बाद में शुरुआत में यहाँ से यहाँ व्यापार होने लगा था। तो भारत में समुद्री मार्ग रहने के कारण प्राचीन भारत से ही भारत विश्व के साथ व्यापार करने लग रहा था। ये नहीं कि आज जाके भारत व्यापार कर रहा है ना, भारत प्राचीन समय से व्यापार कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखिएगा कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ भारत व्यापार कर रहा था। और जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको जब चालुक्य वंश, चोल वंश आए, चोल वंश के समय में तो यहाँ तक साउथ एशिया तक व्यापार होने लगा था। ठीक है, तो समय के साथ व्यापार और फैलता रहा। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण यह था कि भारत में जो समुद्री जल मार्ग था उसकी कोई कमी नहीं थी। अंग्रेज भी भारत में समुद्री जल मार्ग से ही तो आए थे। भारत के उत्तर की विशाल पर्वत जो कि नवीन मोरदार पर्वत है, हिमालय के बीच स्थित दर्रे। दर्रे किसको कहा जाता है? तो मान लीजिए दो पहाड़ है, बचपन में आपने पहाड़ बनाया होगा, तो ये दो पहाड़ है, दो पहाड़ के बीच में ये जो जगह बन जाएगा, अगर ये बहुत बड़ा जगह बन जाता है, ठीक है, उसको दर्रे कहा जाने लगता है, जहां से आसानी से लोग आ जा सके। ऐसा नहीं है कि थोड़ा कठिन हो। तो मुख्यतः कुछ कुछ दर्रे हैं इनके बारे में आपको जानना है, इतना नहीं जानना है। मैंने कोशिश किया था कि ऐसा नक्शा लूं, बट सबसे आसान यही लगा। मैं यहाँ पर आपको जो जो मार्क करा दे रहा हूं बस आप उसे ही याद रखिए। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखिए, खाइबर पास है ना, खाइबर पास, इसके इधर है हिंद कुश पर्वत श्रृंखला। ठीक है, खाइबर पास याद रखिए, बनिहाल पास याद रखिए, बनिहाल, जोजिला, ये सब चीज का आप न्यूज में नाम सुनते रहिएगा। रोहतांग पास, ठीक है, सिपकीला पास, लिपू लेक पास, नीति माना, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, नीति माना, सिपकी, कैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये सब दर्रे का काम क्या है, फायदा क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहले आप जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ उसको आप मैप में, रफ मैप तुरंत बना लीजिए जल्दी जल्दी करके, है ना। आपके पास नक्शा है तो बहुत बढ़िया, नहीं नक्शा है तो जल्दी जल्दी भारत का नक्शा ऐसे करके बना लीजिए, है ना। रचने में क्या है, ऐसे करके बना लीजिए, और फिर जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको खाली नोट करते जाइए। इधर सिक्किम में नाथुला पास, है ना, फिर इधर आइएगा दीपू लेक पास। ठीक है, इधर आप दीपू लेक, इधर नाथुला, लिपू लेक, नीति माना, सिप्की, रोहतांग, बनिहाल, जोजिला और खाइबर पास। तो ये जो कुछ 6-7 मैंने मार्क करवाया है, बस इसे आप याद रखेगा। अगर क्वेश्चन भी पूछेगा तो 90% आपका यहीं से आ जाएगा। ये सब दर्रे से लोग आवागमन होने लगा था, लोग एक जगह से दूसरे जगह, मतलब यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ लोग आने जाने लगे थे। सेम यहीं से हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, लोग आते थे, इधर से लोग जाते थे, किसी भी तरह से लोग, ये दर्रों का इस्तेमाल होने लगा आवागमन करने के लिए, जो भविष्य में आने वाले समय में ये बहुत फायदेमंद हुआ। वो अलग बात है कि आज हमारा पड़ोसी देश से अच्छा से बन नहीं रहा है, इसीलिए इस दर्रों का इस्तेमाल बहुत ही कम हो रहा है। लेकिन अब मान लीजिए कोई मानसरोवर जाएगा तो उसको यहीं से दर्रा से पार होना पड़ेगा, है ना। मानसरोवर, कैलाश पर्वत कोई देखने जाता है, तीर्थ स्थल है, तो उसको यहीं से पार होना पड़ेगा। तो भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है, शुरुआत से ही रहा है, प्राचीन भारत से ही रहा है। एशियन तथा पंचतंत्र कहानियां, पंचतंत्र की कहानी आपने पढ़ी होगी, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र की कहानी। उपनिषदों का विस्तार, टोटल कितना उपनिषद है चलिए बताइए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब भारत की धरती पर फैला पूरा। दशमलव प्रणाली, ठीक है, जीरो का खोज, दशमलव प्रणाली, ये सब भारत की देन है। इनफैक्ट आप देखिएगा प्राचीन भारत में
लोग प्लास्टिक सर्जरी करते थे, सुसूत्र प्लास्टिक सर्जरी करते थे। तो ये सब विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सका। फिर से अलग बात है कि इस्लामिक मसाले, मलमल कपड़े, अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों में निर्यात होते थे, है ना। दो चीज होता है, एक निर्यात होता है, एक आयात होता है। एक चीज होता है जब आप देश से बाहर सामान भेजते हैं, एक देश से जब आप सामान बाहर से खरीदते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब लेना, एक्सपोर्ट मतलब देश के बाहर करना। तो भारत में देखिएगा मसाले, तो भारत मसाले के लिए तो आप अभी भी जानते हैं, जाना जाता ही है। विदेशी भी आते हैं तो अगर 2-4 दिन भारतीय खाना खा लिए तो फिर उनका पेट खराब ही रहता है ना। तो जो सपाट मलमली कपड़े, रेशम के मलमल कपड़े में आप खासकर याद रखिए रेशम, भारत के रेशम का डिमांड बहुत ज्यादा था। और ये सब रेशम का जो आयात होने लगा, एक्सपोर्ट होने लगा, वो मार्ग से तो हुआ, समुद्री मार्ग से तो हुआ। अगर समुद्री मार्ग नहीं होता तो क्या आपको लगता था कि रोड उस समय उतना खासकर हो सकता था कि इस हिसाब से व्यापार में किया जाए? कभी नहीं। तो अलग बात है, आप देखिएगा एक रेशम मार्ग, सिल्क रूट, लेकिन उसमें भी समुद्र के उतना व्यापार नहीं होता था। फिर अब अगर आते हैं तो भारत में क्या फायदा हुआ? तो भारत में यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला, मीनार, गुम्बद, ताजमहल आप देखिएगा, ताजमहल में गुम्बद है, मीनार देखने को मिलेगा। तो ये सब भारत की शैली नहीं थी। भारत में आने के बाद ये भारत में बनी। विदेशों वाले, यूनान वाले या मुगल्स जब आए थे तो उन्होंने अपनी वास्तुकला भारत के साथ इस्लाम किया। इस तरह के कहा जाता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, है ना। भारतीय और इस्लामिक मेल से जो कला निखरी है वो हमारे भारत में जो भी ऐतिहासिक धरोहर है उसमें आपको देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए गुम्बद, मीनार, ठीक है, ताजमहल आप जब घूमने जाइएगा, पेट्रा डोरा दिखेगा, दीवालों में कारीगरी की गई है पत्थर लगा के। प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। तो नो डाउट जो फायदे नुकसान दोनों हैं, है ना। फायदे ये देख लिए आप, नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। इसी मार्ग से ही इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे, ठीक है। ना कि सिर्फ इस्लामिक इन्वेडर्स, कई इन्वेडर्स भारत में आए क्योंकि यही सब मार्ग से आए। अंग्रेज भी भारत में आए, यही मार्ग से आए, समुद्री मार्ग से, ठीक है। इन्वेडर्स यानी आक्रमणकारी किस मार्ग से आए? थल मार्ग से। तो सब आके भारत से फायदा लिए ही। जो देश एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस सोने की चिड़िया का पंख नोच 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 के अंग्रेज 1947 में जब छोड़ के गए तो उसमें मात्र पंख के नाम पे 2 ही, मैंने समझ लिया, हाथी बचे थे या पंख ही बचे थे। लेकिन आज समय कुछ और है, ठीक है। जिस हिसाब से हम तरक्की कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं है कि भारत आने वाले समय में फिर एक बार सोने की चिड़िया कहलाया जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं भारत के पड़ोसी देश। एक एक करके हम जानेंगे कि भारत, ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, अंतिम टॉपिक होगा, है ना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत के पड़ोसी देशों की खासियत क्या, उसके भारत के साथ रिश्ते हैं, किस हिसाब से उसका भौगोलिक बनावट है, भारत के साथ उसका जो सीमा साझा करता है वहां पर भौगोलिक बनावट का क्या फायदा नुकसान है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो भारत एक दक्षिण एशिया में भारत एक महत्वपूर्ण देश है। उसके पहले आप एक बार सार्क को जान लीजिए। सार्क एक एक्रोनियम है, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। फिर से मैं रिपीट करता हूं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं सर जी? पहले इस बात को जान लेते हैं, सार्क में कौन कौन से देश हैं। तो आप भारत के पड़ोसी देश जानते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। इन सब पड़ोसी देशों में आप चाइना को हटा दीजिए, चाइना और म्यांमार को अगर आप हटा दीजिएगा, जितना भी देश बचता है इंक्लूडिंग मालदीव और श्रीलंका, ये सब सार्क देशों के सदस्य हैं। याद रखने के लिए आपको याद बता दूं, भारत की पड़ोसी देश याद रखिए, दोनों जो स्थल सीमा साझा करते हैं वो भी, जो जल सीमा साझा करते हैं वो भी। इसमें बस चीन और म्यांमार को हटा दीजिए, वो सब देश सार्क के मेंबर्स हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय है, लिख लीजिए, ये शायद आपके बुक में नहीं लिखा है, काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। 1985 ईस्वी में ये बना था, ये भी शायद आपके बुक में नहीं लिखा होगा। 1985 ईस्वी में बना था।
पाई गई है। तो 1985 ईस्वी में बना था। मुख्यालय है काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है सर जी? काठमांडू आपको नेपाल की राजधानी है काठमांडू। कुछ साल पहले वहां पर काफी खतरनाक भूकंप आया था। तुमने सार्क के बारे में जान लिया है ना कि सार्क, सर समझ गए, सार्क में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भारत है। कुल मिला के 8 देश हैं, याद रखिएगा। तो ये संगठन बनाने के पीछे कारण था कि इन दक्षिणी एशियाई देशों में एक व्यापार के दृष्टिकोण से या विकसित करने के दृष्टिकोण से एक संगठन बनाया जाए, ताकि विकसित होने में कोई भी कमी या कोई भी बाधाएं ना आए। बट दुर्भाग्यपूर्ण ये संगठन आज की दृष्टिकोण से इतना फायदेमंद नहीं रहा। ठीक है, इसके पीछे ये वहां से जिम्मेदार है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि भारत तरक्की करे, अपना ऐसा मूर्ख है कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। तो भारत ने इसके अगेंस्ट में एक अल्टरनेटिव तैयार किया है, आप याद रखें, उसको बिम्स्टेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिम्स्टेक। आपका किताब पुराना छपा हुआ है, लेकिन अगर आप आज की दृष्टिकोण से देखें तो भारत इसी तरह से दक्षिणी एशिया का कोऑपरेशन करने के लिए बिम्स्टेक नामक एक और संगठन बनाया है, जिसमें बे ऑफ बंगाल नाम है। बिम्स्टेक का ही मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मैरीटाइम। ठीक है, तो इसमें पाकिस्तान को हटा दिया गया है। चाइना तो पहले हटा हुआ था। ठीक है, नेपाल, बांग्लादेश, मतलब इस बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से जो देश सीमा साझा करती है वो तो है ही है, साथ में नेपाल, भूटान, ये सब भी है। इसके पीछे में सरकार का आजकल ज्यादा ध्यान है। सार्क अभी ठंडे बस्ते में चल गया है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों से साझा करती है। इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एक एक करके हम सबके बारे में जानते हैं। ठीक है, पहले जानते हैं, शुरुआत किससे करिएगा? शुरुआत हम इस साइड से आते हैं, म्यांमार। तो म्यांमार में देखिएगा कि म्यांमार ये है, इसकी राजधानी न्याय द्वीप है ना, न्याय द्वीप है, उच्चारण पता नहीं कैसे करता है, न्याय द्वीप ऐसे कहा जाता है उसका उच्चारण। ये यहाँ पर है म्यांमार। ये अराकान पर्वत श्रृंखला से अलग होती है भारत से, है ना। भारत से ये अलग कैसे होती है? तो अराकान पर्वत श्रृंखला, अराकान माउंटेन रेंजेस, ये बॉर्डर बनाती है म्यांमार और भारत में। अराकान पर्वत श्रृंखला भी नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला है, जो कि हिमालय का ही एक छोर का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, अच्छा इसके बारे में मैं अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दूं तो म्यांमार में आप हाल फिलहाल में देखिएगा यहाँ सैनिक टक्का पलट हो गया है। आन सुंग यू की को जेल में डाल दिया गया और सेना ने सत्ता पर अधिकार कर लिया है। बस इतनी बारे जानकारी काफी है आपके बारे में। अच्छा, और एक चीज, यहाँ गोल्डन ट्रायंगल भी है ना, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल 3 देशों के बीच में एक ऐसा भूभाग है, और यहाँ गोल्डन क्रिसेंट है ना। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, ये अफीम उगाने के लिए दुनिया का 90 से 95% अफीम इसी 2 भूभाग में उगाया जाता है। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? इसलिए कि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट से भारत की दूरी ज्यादा नहीं है। तो यहां समझिए, ये भारत के लिए सबसे बड़ा चुनौती है इन तस्करों से, है ना, नशीले पदार्थ का एंट्री भारत में रोकना। इसी के लिए देखिएगा कि कई बार आप न्यूज में सुनते होंगे कि यहाँ से इस समुद्र तट से या यहाँ से ये पकड़ाया वो पकड़ाया। इस कारण यही है कि इतना ज्यादा यहाँ पर खेती होता है और इतना ज्यादा कठिन बॉर्डर एरिया है कि लोग हर समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अच्छा से निगरानी, कहाँ आप एक एक आदमी तो नहीं बैठाइएगा। और कुछ कुछ जगह तो ऐसे है देखिएगा कि गाँव है। अब हर बॉर्डर में सबके दिमाग में ये होता होगा कि बॉर्डर देश के बीच में फेंसिंग की होगी, तार लगाया होगा, इधर नो मैंस लैंड, इधर ये, ऐसा नहीं होता है ना। वो भारत पाकिस्तान में है, वो भी सब जगह नहीं है ना। थार रेगिस्तानों में आज भी उतना बॉर्डर बढ़िया से नहीं बना हुआ है। तो म्यांमार हमने देख लिया। अगर इससे ऊपर की ओर आते हैं तो ये भूटान है। भूटान की राजधानी थिम्पू, दुनिया का सबसे खुशहाल देशों में एक आता है ये, है ना। उतना विकसित नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग खुश बहुत हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कार्बन उत्सर्जन बहुत ही कम, क्या है ही नहीं जितना वो लोग। कार्बन उत्सर्जन मतलब आपने समझे, ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट है, भूगोल का आपको ये पता होना चाहिए। कार्बन उत्सर्जन भारत ने 2070 टारगेट लिया है
कि 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन बनाएगा। मतलब भारत इतना कार्बन डाइऑक्साइड जितना रिलीज करेगा उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस होंगे। उस हिसाब से बांग्लादेश, भूटान देखिएगा अभी नंबर 1 पे। भूटान की राजधानी थिम्पू, भारत के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार है, मतलब समझिए कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फिर नेपाल है ना, नेपाल के साथ भारत का रिश्ता कहा जाता है रोटी बेटी का रिश्ता, है ना। क्यों रोटी बेटी का रिश्ता? क्योंकि कई लोग देखिएगा कि भारतीय लोग नेपाल में जाके शादियां कर लेती है, भारत के लड़के नेपाल की लड़कियों से शादी करते हैं, नेपाल के लड़के भारतीय लड़कियों से शादी करते हैं, इसलिए इसको रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। नेपाल, अच्छा मैं आपको तो भी बताया था नेपाल के साथ कौन कौन सा बॉर्डर साझा करता है। तो यहाँ पर ये आपको बिहार मिलेगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर आपको उत्तराखंड मिलेगा, ये आपको सिक्किम मिलेगा, यहाँ आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा। तो ये सब राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है। नेपाल से बहुत सारी नदियां भारत की ओर आती है, बहुत सारी नदियां की पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। इसमें से एक नदी आती है कोसी, है ना। क्या आती है? कोसी, जो कि बिहार के लिए शोक का काम करती है। शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी ऊपर से आती है ना, हर साल अपना डायरेक्शन बदल देती थी। शुरुआत में आज इस गांव से बहेंगे, अगला बार बोले ना मर्जी नहीं है, उस गांव से निकलो। पता चला चचा रात में खटिया लेके सोए हैं, नदी के साथ चचा भी गए, नदी बही, चचा भी गए, खटिया भी गए। तो इस हिसाब से सिचुएशन होता था। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपके बुक में हाईलाइट करके दिया होगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैंने सोचा कि बता ही दूं इसमें क्या है। तो कोसी, गंडक, ये सब ऊपर से आती है, ठीक है, ना कि यही नदी, बहुत सारी नदी आती है, ठीक है। उसमें से मुख्यतः कोसी आती है और ये आके कोसी आके इधर गंगा में मिल जाती है। और उत्तर बिहार के लिए ये शोक का काम करती है क्योंकि बहुत बाढ़ लाती है, ठीक है। आप बिहार में देखिएगा बाढ़ हर साल का समस्या है, पता नहीं सरकार को कब ध्यान रखेगी। जब पता ही है भाई कि हर साल आता है तो कुछ आप परमानेंट प्लान निकालिए, क्या टेम्पोररी पैसा बांट देंगे, अनाज बांट देंगे, क्या आप वोट मांग रहे हैं। चलिए आने वाले समय में आप लोग जब वोटर बनिएगा या नेता बनिएगा तब इसके बारे में सोचिएगा। तो नेपाल से समझ लिया। अब हम यहाँ आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा राज्य देश है जो भारत से ही घिरा हुआ है। मतलब भारत से देखिएगा कि यहाँ बंगाल, असम, ठीक है, इधर त्रिपुरा, अच्छा त्रिपुरा तो तीनों नाम है, त्रिपुरा तीनों साइड से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। ये जो राज्य है ये राज्य त्रिपुरा है, तीनों साइड से घिरा हुआ है किससे? बांग्लादेश से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ढाका में मुस्लिम रेशम सबसे फेमस है। ढाका देखिएगा आजकल बांग्लादेश का जीडीपी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है ना। जो ये देश मुझे हंसी लगती है कभी कभी, पाकिस्तान से टूट के बना था बांग्लादेश 1971 में। आज पाकिस्तान कर्जे के हालात में और बांग्लादेश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। जहां पर भी आप टेररिज्म रखिएगा वहां पर आप डेवलपमेंट कभी नहीं देखिएगा। तो टेररिज्म और डेवलपमेंट में आप क्या चुनते हैं ये देखिए। फिर अब हम नेक्स्ट में आते हैं चीन। दुनिया का एक ऐसा देश जिससे चिढ़ते तो सब जरूर हैं लेकिन चैलेंज लेना कोई नहीं चाहता, ठीक है। चीन एक ऐसा दुनिया का अभी शक्तिशाली देश बन गया है जिससे गुस्सा तो सभी है लेकिन कहना कोई नहीं चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? कि उनको उससे बैर रहे, है ना। वो कहा जाता है ना, पुलिस की ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी। तो सेम आप इस तरह से चीन को आप दे सकते हैं इस बार। तो चीन अभी नो डाउट 1980 दशक के बाद बहुत ज्यादा विकसित किया है लेकिन अब उसका विकसित का देश धीरे धीरे घट रहा है और वहां पर अलग तरह का शासन है। उसके बारे में कहीं और बार जिक्र करेंगे। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और एक चीज जो आपकी बुक में और लिखा गया ये भी याद रखिए, यहाँ से चीन के साथ जो भारत का बॉर्डर शेयर करता है उस बॉर्डर का नाम है मैकमोहन बॉर्डर। क्या है? मैकमोहन सीमा रेखा। याद रखिएगा, चीन के साथ जो भारत की बाउंड्री शेयर करती है उसका नाम है मैकमोहन सीमा रेखा, ठीक है। ये मैकमोहन सीमा रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में हाईलाइटेड किया हुआ, इसे आप याद रखिएगा। ये मैकमोहन सीमा रेखा। और एक चीज और है जो कि आपके बुक में मेंशन नहीं, याद रखिएगा, यहाँ से टैक्सपेंगो नाम का एक नदी निकलता है जो कि दिहांग के पास टर्न लेता है और भारत में एंटर करता है। इसी नदी को हम लोग ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। ये नदी ब्रह्मपुत्रा आसाम में आती है और बांग्लादेश में एंटर करके गंगा के साथ मिल जाती है। इधर से एक और नदी निकलती है जिसको आप लोग बताइए क्या नाम से जानते हैं?
ये सर जी बोलिएगा इंडस, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये एरिया बहुत ही संवेदनशील। अगर चाइना, मैंने एक में मुझे याद नहीं है कौन सी मूवी देख रहा था, बट कोई हॉलीवुड मूवी था, उसमें बताया गया था एक बम अगर यहाँ पर मार दिया जाए, है ना, न्यूक्लियर बम छोटा सा अगर यहाँ पर मार दिया जाए तो दुनिया की 1/3 आबादी खत्म, दुनिया की 1/3 आबादी खत्म। क्योंकि यहाँ से आप इतना ज्यादा, पहले तो आसपास की जो आबादी है वो मरेगी, है ना, ऐसा कभी ना हो, लेकिन वो उस फिल्म में दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था। और इससे जितना भी नदी निकलता है वो दुनिया के लगभग 30 से 40% आबादी को पानी सप्लाई करता है। तो वो तो समझिए पूरा पानी में रेडिएशन आ जाएगा। तो कभी कभी हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी से भी बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलता है। वो अलग बात है आप इससे अच्छी सीख ले रहे हैं या गलत सीख ले रहे हैं। तो चीन हमने देख लिया, मैकमोहन के बारे में हमने समझ लिया। चीन के साथ बड़ा है, आपने यहाँ देखा होगा सिक्किम के पास बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ था कुछ दिन पहले, हमारे जवान भी शहीद हुए थे। चाइना बता नहीं रहा है कितना उसका मरा था, क्योंकि हमारे लोगों ने तो बहुत ज्यादा टारगेट किया था, है ना, उसका 150-200 आदमी को तो मारिए दिया था। चाइना कभी बताता नहीं, मोरल डाउन हो जाएगा ना। चाइना बताया कि इतना खराब मार खाए हैं तो क्या जवाब देगा अपने सेना के आदमी को। उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में आपको बता दूं, इस एरिया का नाम है अक्साई चीन, जो कि हमारे पास नहीं है, चाइना का कब्जा किया हो जगह, आने वाले समय में जरूर लिया जाएगा। और इस जगह का नाम है पाक अधिकृत कश्मीर, जो भी हमारे हिस्से में नहीं है। ये नाम है इसका POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर। इसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है। घंटा ये आजाद है ही नहीं। यहाँ के लोग अभी खुद ही पता नहीं है उनको कि आजादी क्या होती है, बट आजादी मांगने उनका हक समझिए। वो खैर बात नहीं, अलग टॉपिक है। तो ये अब इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर बॉर्डर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा दर्रे में अभी नीति माना ये सब दर्रा है, यहाँ पर भी यहाँ से ट्रैवल होता है। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को मानसरोवर कैलाश पर्वत जाना है तो वो इसी दर्रे के हिसाब से जाता था। अब अफगानिस्तान, अच्छा, अगर पाक अधिकृत कश्मीर को आप भारत के हिस्सा मानते हैं तब अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ साझा करता है, अगर नहीं तब नहीं। लेकिन फिर भी एज ए भारतीय हमें मानना है कि पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा हिस्सा है, और उस हिसाब से आपके नक्शे में भी दिया है कि अफगानिस्तान हमारे देश से बॉर्डर साझा करता है। उसके बाद स्थलीय सीमा में सबसे अंतिम देश जो आता है वो है पाकिस्तान। नाम तो इसने चुना था कि पाक स्थान जो हो वो है पाकिस्तान, बट यहाँ पर कोई पाक हरकत होता ही नहीं, ठीक है। इसकी, अच्छा, अफगानिस्तान की राजधानी मैंने नहीं बताया, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है ना, काबुल, कांधार, हेरात, मकरान, 4 जगह है। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था। उस 4 जगह पे आज एक देश है। सोच रहे हैं बिहारी का पावर, जो 4 जगह दहेज में लिया गया था, उस जगह आज एक देश है, उसमें से काबुल भी है, ठीक है। काबुल राजधानी है अफगानिस्तान की। फिर हम नीचे आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी यहाँ पर आपको मिलेगी इस्लामाबाद। क्या नाम मिलेगा? इस्लामाबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची। पाकिस्तान और भारत में जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ सीमा। क्या है? रेड क्लिफ सीमा। ये भी आपके बुक में मेंशन है, हाईलाइटेड किया हुआ है, इसीलिए याद रखिए। भारत चीन के बीच में सीमा मैकमोहन सीमा, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेड क्लिफ रेखा। नाम इसका ऐसा क्यों है? जिसने बनाया उसी के नाम पे है, और जिसने बनाया उसको उतना ज्यादा इस जगह के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, उस जगह के एथनिक ग्रुप के बारे में पता नहीं था। उसने बोला कि इसको ये दो, इसको ये दो, इसको दो, जैसे लग रहा है कि घर का सामान का बंटवारा कर रहा था। इसीलिए इस हिसाब से उन्हें अंग्रेज भारत को ऐसे बांट ही की गए कि उनको पता था आगे जाके ये युद्ध लड़बे करेंगे और युद्ध के लिए इन्हें हथियार चाहिए, हमारे पास आते रहेंगे खरीदने के लिए। तो इसके पीछे इनका ये मकसद था। तो पाकिस्तान देखिएगा भारत के साथ बहुत सीमा साझा करता है। इधर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब में देखिएगा खेत में सीमा साझा कर रहा है, मतलब इस साइड में इधर खेती कर रहा है भारतीय लोग, उस साइड में खेती कर रहा है पाकिस्तानी लोग, बीच में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगा हुआ है। और वहीं जम्मू कश्मीर में देखिएगा तो ऐसा जगह है जहां पर बॉर्डर बनाया ही नहीं जा सकता, पहाड़ी क्षेत्र है। फिर राजस्थान में आप आ जाइए, रेगिस्तानी क्षेत्र है। मतलब अगर भारत पाकिस्तान का सीमा साझा करना हो तो एक व्यक्ति को पर्वत ठंडा एरिया में भी उसको उस हिसाब से रहना पड़ेगा, मैदानी क्षेत्र में भी रहने के लिए उसको सिचुएशन बनना पड़ेगा।
रेगिस्तानी क्षेत्र भी बनेगा और गुजरात आते आते तो यहाँ दलदली क्षेत्र भी हो जाता है। तो मतलब सोचिए भारत और पाकिस्तान का सीमा कितना ज्यादा दिक्कत वाला है ना। इसीलिए हम अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सलाम करना चाहिए कि वो सब इतने कठिन स्थितियों में भी हमारी रक्षा करते हैं। नहीं तो क्या पता कब ये लोग बम मार दे और कब बम लेके आ जाए, है ना। उदाहरण आप देखें ना 26/11 का हमला कैसे समुद्री मार्ग से लेके आया था बम और भारत को दहला दिया था, ताज होटल इंसिडेंट आपने कभी न्यूज में सुना होगा। तो ये सब वो सब देश था जो कि स्थल सीमा साझा करते थे। अब हमारे पास 2 देश बचा है जो कि जल सीमा साझा करते हैं, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है श्रीलंका, जहाँ की आर्थिक स्थिति अभी जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत ही खराब है, बहुत ही दयनीय है ना। यहाँ के राष्ट्रपति भवन में लोग गेम खेल रहे हैं, राष्ट्रपति का स्विमिंग पूल में लोग नहा रहे हैं, राष्ट्रपति का बेड में लोग सो रहे हैं, WWE मैच खेल रहे हैं, राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गया तो यही आप सोचिए, सरकार अगर अच्छी हो तो भारत बांग्लादेश जैसे विकसित हो सकिएगा, सरकार अगर अच्छी नहीं हो तो परिणाम श्रीलंका पाकिस्तान जैसा आपका होगा। तो नेतृत्व करने वाला ईमानदार होना चाहिए, पॉइंट यही है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है, बट इसका सबसे बड़ा शहर कोलंबो है, ठीक है। श्रीलंका हिंद महासागर का एक देश है, ठीक है। अभी ये डेट ट्रैप में फंस गया है, कर्ज के जाल में, मतलब इसने इतना कर्ज ही ले लिया, औकात से बाहर कर्ज ले लिया है, यही आप समझिए, औकात से बाहर कर्ज ले लिया है। एक शब्द में बात को कंप्लीट करता हूँ। और फिर एक देश है मालदीव्स, द्वीपों का समूह है, आर्किपेलागो इसको इंग्लिश में कहा जाता है, कोरल आइलैंड है ये। तो इसकी राजधानी माहे, क्या राजधानी है इसकी? माहे। और अच्छा, राजधानी का नाम नहीं लिखा है, मैंने हर एक का बोल दिया। आपसे मैं ये जरूर उम्मीद करता हूं कम से कम भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी आपको पता हो और उसका क्या भूभाग है, कैसा भूभाग है, ये भी आपको जरा सी जानकारी रहे। क्योंकि आप अभी याद रखिए, आपके पड़ोस में कौन रह रहा है ये आपको पता रहना चाहिए। सही बने अच्छा समय बुरा वक्त दोनों में वो काम आ सकता है। चाहे समय खराब हो फिर भी आप उसका मदद कर सकते हैं, समय अच्छा हो फिर भी आप उससे मदद ले सकते हैं, दोनों जगह में। तो पड़ोसी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मालदीव्स माहे, तो इस हिसाब से 7 और प्लस हम 2 कर दे तो टोटल भारत 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है। उसमें से 2 देश के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, 7 के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आएगा यहाँ पर, सर सबसे लंबा सीमा किससे साझा करता है? ये आपके बुक में लिखा नहीं गया है, बट आप गौर कीजिए, बताइए सबसे लंबा सीमा किससे साझा करता होगा? कई बच्चे तुरंत जवाब दे देंगे सर चाइना होगा। गलत जवाब, चाइना नहीं है। दूसरा चांस आप लीजिए। चाइना के बाद कितने बच्चे बोलेंगे सर चाइना नहीं तो कंफर्म पाकिस्तान होगा? पाकिस्तान भी नहीं है। भारत और बांग्लादेश सबसे लंबा सीमा साझा करते हैं, है ना। भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ आती है? तो बांग्लादेश के साथ आती है। और बांग्लादेश के साथ सीमा उतना मतलब समझिए भारत पाकिस्तान भारत चाइना जैसा वैसा नहीं है, अच्छा है नहीं है। 2 देशों के साथ तो हमारा टेंशन। अब ये सोचिए ना कि अगर भारत का पड़ोसी देश अगर नेपाल बांग्लादेश भूटान की तरफ दोस्ताना व्यवहार रहता, क्या भारत को इतना ज्यादा हथियारों में पैसा खर्चा करने की जरूरत होता? कभी नहीं होता। भारत इस पैसे को आपके स्वास्थ्य में और अलग अलग शिक्षा स्तर में या अलग अलग चीज में लगा सकता है। लेकिन भारत कई जो मेरे साथी है वो कभी कभी हम लोग डिबेट में पूछते हैं कि भारत इतना ज्यादा रक्षा में पैसा खर्चा क्यों करता है। इसके पीछे ये कारण है कि आपके घर में अगर आपको पता है कि मेरे बगीचे में सांप है तो आपको लाठी जरूर रखनी पड़ेगी। तो ये दोनों वही है, अब लाठी भारत को रखनी पड़ती है। तो अब हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हुई होगी कुछ भी तो आप इसको फिर से रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप इसको फिर से 1 बार 2 बार कई बार भी देख सकते हैं। जितनी बार देखिएगा कहीं ना कहीं कुछ और ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नए क्लास में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।